हर महीने की पहली तारीख को अमन के फोन पर एक मैसेज आता है, सैलरी क्रेडिटेड 50,000 रुपीज। उस मोमेंट उसे लगता है कि इस बार कुछ अलग होगा, इस बार सेविंग भी होगी, इन्वेस्टमेंट भी शुरू होगी और महीने के एंड में अकाउंट बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगा। शुरुआत करते हैं एक सिंपल से सवाल से। सैलरी मिलने के बाद आप सबसे पहले किसको पे करते हो? 10% सेविंग अच्छी शुरुआत तो है, लेकिन कंप्लीट वेल्थ प्लान नहीं है। इस फ्यूचर बिल्डिंग में 4 चीजें आएंगी। पहला आपका इमरजेंसी फंड है। अब अमन के पास हर महीने फ्यूचर बिल्डिंग के लिए 15,000 रुपए हैं। क्या उसे पूरा म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए, स्टॉक मार्केट में डाल देना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? पहली प्रायोरिटी क्या है? इमरजेंसी फंड को डेली स्पेंडिंग अकाउंट में नहीं रखना होता, वरना इमरजेंसी फंड की डेफिनेशन बहुत जल्दी बदल जाती है। इंश्योरेंस, बहुत से लोग इंश्योरेंस खरीदते समय पूछते हैं कि इस पॉलिसी में मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस का पहला काम रिटर्न देना नहीं होता। इंश्योरेंस का काम है किसी बड़े पहले प्रोटेक्शन की जरूरत को समझिए, फिर प्रोडक्ट को कंपेयर कीजिए, कितना पैसा देगी। सही सवाल है, अगर कल को कोई बड़ा मेडिकल बिल आ जाए तो क्या मेरी फाइनेंशियल लाइफ एकदम खराब तो नहीं हो जाएगी उसके बाद? मान लीजिए अमन 6,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता है। अगर लॉन्ग टर्म में उसे लगभग 10% एनुअल रिटर्न मिलता है, जो कि गारंटीड तो नहीं है, लेकिन 20 साल में जो कॉर्पस है उसका करीब करीब 45 लाख के आसपास हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान देती है, कोर्सेज खरीदना स्किल डेवलपमेंट नहीं है, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ना स्किल डेवलपमेंट है। मान लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या वेल्थ बनाने का मतलब है बाहर खाना बंद करना, ट्रैवल बंद करना, शॉपिंग बंद करना, लाइफ को एंजॉय करना बंद करना? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अच्छे प्लान्स बनाते हैं, उन्हें फॉलो नहीं करते हैं लोग, और आपके गोल बेस्ड सेविंग रहती है, वहां पर इनकम बढ़ती है लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आपके एक्सपेंस भी उसी स्पीड से बढ़ रहे हैं, कई बार उससे भी ज्यादा स्पीड से। पहले महीने में क्या करना है ना, मतलब जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब क्या करना है, पिछले 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट निकालो, सारे खर्च को 4 कैटेगरी में डालो। इसका मतलब यह है कि 50,000 रुपए की सैलरी का पहले स्किल को बढ़ाओ, फिर लाइफस्टाइल को बढ़ाओ। तो 50,000 रुपए की सैलरी आपको ओवरनाइट मिलियनर नहीं बनाएगी, लेकिन अगर आप हर महीने फ्यूचर के लिए पैसा अलग करते हैं, इन्वेस्टमेंट को टाइम देते हैं, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी अर्निंग एबिलिटी को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं, तो यही 50,000 रुपए आपकी वेल्थ जर्नी का। हर महीने की पहली तारीख को अमन के फोन पर एक मैसेज आता है, सैलरी क्रेडिटेड 50,000 रुपीज। उस मोमेंट उसे लगता है कि इस बार कुछ अलग होगा, इस बार सेविंग भी होगी, इन्वेस्टमेंट भी शुरू होगी और महीने के एंड में अकाउंट बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगा। लेकिन फिर रेंट जाता है, ग्रोसरीज आती हैं, बिल्स कटते हैं, ऑफिस ट्रैवल होता है, 2-3 दिन ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं, वीकेंड पर थोड़ा सा आउटिंग हो जाता है, और 25 तारीख के बाद वही पुराना सवाल, यार ये 50,000 रुपए गए कहाँ? अमन की सैलरी बहुत कम नहीं है, लेकिन वो वेल्दी भी नहीं बन रहा है, क्योंकि सैलरी मिलना और वेल्थ बनना या वेल्थ को क्रिएट करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। सैलरी आपको कंफर्टेबल बना सकती है, लेकिन वेल्थ तब बनती है जब इनकम का एक हिस्सा आज की लाइफ चलाए, एक हिस्सा फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट करे और एक हिस्सा आपके लिए काम करना शुरू करे। आज हम 4 पावरफुल बुक्स की विजडम को जोड़ेंगे। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, लेट्स टॉक द मनी, आई विल टीच यू टू बी द रिच एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी। इन 4 बुक से मिलकर हम 50,000 सैलरी का एक प्रैक्टिकल वेल्थ ब्लूप्रिंट बनाएंगे। हम बात करेंगे कि 50,000 रुपए का सैंपल बजट कैसा हो, कितनी सेविंग होनी चाहिए, इमरजेंसी फंड कितना बनना चाहिए, इंश्योरेंस कहाँ फिट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पर भी कितना खर्च होना चाहिए और लाइफस्टाइल को भी कैसे एंजॉय किया जाए। लेकिन शुरुआत बजट से नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं एक सिंपल से सवाल से। सैलरी मिलने के बाद आप सबसे पहले किसको पे करते हो? सबसे पहले खुद को पे करना शुरू करो। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का सबसे फेमस लेसन है ये, अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ यू अर्न इज योर्स टू कीप। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही हम लैंडलॉर्ड को पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पे करते हैं, फूड ऐप्स को पे करते हैं, बैंक को ईएमआई देते हैं, ब्रांड्स को पेमेंट करते हैं, बहुत जगह पेमेंट जाती है हमारी। हर कोई हमारे पैसे से अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहा है, लेकिन जब बात अपनी सेविंग की आती है तो हम कहते हैं मंथ एंड में जो बच जाएगा उसे सेव कर लेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। पैसा बचता नहीं है, पैसे को बचाया जाता है। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो क्रेडिट होते ही कम से कम 5,000 तो अलग ही जाना चाहिए। ये लेफ्ट ओवर मनी नहीं है, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ की सैलरी है। लेकिन 10% सेविंग अच्छी शुरुआत तो है, लेकिन कंप्लीट वेल्थ प्लान नहीं है। इसलिए हमारा टारगेट होगा कि 50,000 में से लगभग 15,000 रुपए यानी कि 30% फ्यूचर बिल्डिंग में जाना चाहिए। इस फ्यूचर बिल्डिंग में 4 चीजें आएंगी। पहला इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड स्किल डेवलपमेंट। अब आप शायद सोचें कि 15,000 अलग कैसे होंगे, घर भी चलाना है, लाइफ भी जीनी है। यहीं पर प्लानिंग काम में आती है। 50,000 रुपए का कंप्लीट मनी मैप क्या है वो समझते हैं। मान लेते हैं कि 50,000 रुपए आपकी मंथली इन हैंड सैलरी है। ये कोई यूनिवर्सल नहीं है, आपकी सिटी रेंट
फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज, आपके डेट, आपके लोन कितने हैं और लाइफस्टाइल के अनुसार नंबर डेफिनेटली बदल सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस सैंपल प्लान कुछ ऐसा हो सकता है। 25,000 रुपए नीड्स के लिए और फिक्स एक्सपेंसेस के लिए, 15,000 रुपए फ्यूचर बिल्डिंग के लिए और 10,000 रुपए आपकी लाइफस्टाइल और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए। पहले 25,000 की नीड्स को देखते हैं। 10,000 रुपए के आसपास रेंट हो सकता है या फैमिली कंट्रीब्यूशन के लिए, फैमिली में जो कंट्रीब्यूट करना है। 5,000 रुपए की ग्रोसरीज हो सकती हैं और बेसिक फूड के लिए आप रख सकते हैं। 2,500 रुपए इलेक्ट्रिसिटी के लिए रख सकते हैं, मोबाइल फोन के लिए रख सकते हैं, इंटरनेट है, यूटिलिटीज के लिए रख सकते हैं। करीब करीब 4,000 रुपए ट्रैवल है, मेट्रो है, पेट्रोल है, ऑफिस के लिए ट्रांसपोर्टेशन है और 3,500 रुपए मेडिसिन के लिए, फैमिली सपोर्ट के लिए या दूसरी जो मिसलेनियस नीड्स आ जाती हैं उनके लिए। तो ये लगभग हो गए 25,000 रुपए। और फ्यूचर बिल्डिंग के लिए 15,000 को डिवाइड करते हैं। 5,000 रुपए इमरजेंसी फंड में डालते हैं, 6,000 रुपए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, 2,000 रुपए इंश्योरेंस में रिजर्व करते हैं, 2,000 रुपए हर महीने स्किल डेवलपमेंट में डालते हैं। अब फाइनली बचते हैं आपके 10,000 रुपए, ये लाइफस्टाइल और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए, ताकि लाइफ में मजे भी चलते रहे, एंजॉय भी होता रहे। 3,000 रुपए मंथली ईटिंग आउट के लिए, बाहर खाने के लिए, 2,000 रुपए शॉपिंग या पर्सनल केयर के लिए, 1,000 रुपए एंटरटेनमेंट के लिए या सब्सक्रिप्शन के लिए, 2,000 रुपए ट्रैवल, गिफ्ट्स या फेस्टिवल के लिए कोई फंड आप बचा के रख रहे हो, इकट्ठे कर रहे हो, वहां के लिए आप बचा सकते हैं। और फाइनल 2,000 रुपए फ्लेक्सिबल बफर के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर महीने 10,000 रुपए खर्च करना ही है। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी एंजॉयमेंट को भी कॉन्शियसली प्लान किया हुआ है। रमित सेठी की बुक आई विल टीच यू टू बी रिच का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है कॉन्शियस स्पेंडिंग। हर छोटी कॉफी, मूवी या डिनर पर गिल्ट फील करने की जगह पहले ये तय कर लेना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट, सेविंग और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग में, इन सब में कितना पैसा जाएगा। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट पहले ही हो चुकी है तो प्लान्ड लाइफस्टाइल जो मनी है उसको एंजॉय करना डेफिनेटली गलत नहीं है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब लाइफ को बंद करना नहीं है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखना, क्लियर करना, क्लैरिटी लाना। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। इन्वेस्टमेंट से पहले का जो फाइनेंशियल ऑक्सीजन है ना, वो आपका इमरजेंसी फंड है। अब अमन के पास हर महीने फ्यूचर बिल्डिंग के लिए 15,000 रुपए हैं। क्या उसे पूरा म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए, स्टॉक मार्केट में डाल देना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? पहली प्रायोरिटी क्या है? पहली प्रायोरिटी है इमरजेंसी फंड। मान लीजिए अमन के जो एसेंशियल मंथली एक्सपेंसेस हैं वो 25,000 रुपए हैं, तो उसका पहला इमरजेंसी फंड कम से कम 3 महीने का होना चाहिए। यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, यानी कि करीब करीब 75,000 रुपए। और एक स्ट्रॉन्ग टारगेट 6 महीने हो सकता है, यानी कि करीब करीब 1.5 लाख रुपए। इमरजेंसी फंड हाई रिटर्न कमाने के लिए नहीं होता, वो इमरजेंसी के लिए होता है। इमरजेंसी फंड आपको गलत टाइम पर गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचाता है। मान लीजिए अमन की जॉब चली जाती है, अगर उसके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो उसे क्रेडिट कार्ड का यूज करना पड़ेगा, पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को पहले से विड्रॉ करना पड़ेगा, किसी से उधार मांगने पड़ेंगे। वो ऐसी जॉब भी एक्सेप्ट कर सकता है जो उसके करियर के लिए सही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अगले महीने का रेंट देना है। और हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। लेकिन अगर उसके पास 1.5 लाख रुपए का बफर है तो उसके पास कुछ महीनों का ब्रीदिंग स्पेस तो है। इसीलिए इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे नहीं है, वो हमारे डिसीजन मेकिंग को फ्रीडम देता है। लेकिन बोनस, इंसेंटिव, फ्रीलांस इनकम आप कर रहे हैं, कुछ है, टैक्स का रिफंड आ गया, ये बहुत बड़ा हिस्सा हो गया, ये सब भी इमरजेंसी फंड में अगर आप डाल सकते हैं तो ये जो कॉर्पस है ना, ये जो 75,000 रुपए पहले, फिर 1.5 लाख रुपए उसके बाद, ये जल्दी बन सकता है। इमरजेंसी फंड को डेली स्पेंडिंग अकाउंट में नहीं रखना होता, वरना इमरजेंसी फंड की डेफिनेशन बहुत जल्दी बदल जाती है। ऑनलाइन सेल इमरजेंसी लगने लगती है, वीकेंड ट्रिप इमरजेंसी लगने लगता है, नया फोन लाना इमरजेंसी लगने लगता है। इसे अलग और इजीली एक्सेसिबल जगह पर रखना चाहिए, लेकिन थोड़ा अलग। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक इसे रूम ऑफ एरर कहती है। लाइफ स्प्रेडशीट की तरह नहीं चलती, प्लान्स डिले होते हैं, जॉब्स बदलती हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आती हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्लान भी ऐसा होना चाहिए जो केवल अच्छे दिनों में नहीं, बुरे दिनों में भी सर्वाइव करा सके। इमरजेंसी फंड वेल्थ बनाना कम है, लेकिन वेल्थ को टूटने से बचाना ज्यादा है। अब ये समझते हैं कि इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस ना रिटर्न नहीं है, इंश्योरेंस आपकी प्रोटेक्शन है। अब ये दूसरी प्रायोरिटी है, इंश्योरेंस। बहुत से लोग इंश्योरेंस खरीदते समय पूछते हैं कि इस पॉलिसी में मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस का पहला काम रिटर्न देना नहीं होता। इंश्योरेंस का काम है किसी बड़े फाइनेंशियल शॉक से आपकी फैमिली और आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। हो सकता है कि आपकी कंपनी हेल्थ कवर देती हो, फिर भी पर्सनल हेल्थ कवर पर सोचना बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि जॉब और
एम्प्लॉय बेनिफिट्स हमेशा सेम नहीं रहते। जिस दिन आप रिजाइन डालते हो, आपका लास्ट पीरियड डे खत्म होता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस खत्म हो जाता है और उस ब्रैकेट में अगर कुछ हुआ तो फंस सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय केवल प्रीमियम मत देखो, ये देखो कवरेज कितना है, वेटिंग पीरियड कितना है, एक्सक्लूजन क्या क्या है, को पेमेंट है या नहीं है, कैशलेस जो हॉस्पिटल हैं वो कौन कौन से हैं, क्लेम प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, कितना प्रैक्टिकल है, रेटिंग क्या है, लोगों ने क्या बोला इसके बारे में, इन सभी चीजों को समझना जरूरी है। उसके बाद आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन हर इंसान के लिए ऑटोमेटिकली ये जरूरी नहीं है। अगर आपकी इनकम पर पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके बच्चे या कोई दूसरा इंसान फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपके ऊपर कोई बड़ा होम लोन या दूसरी लायबिलिटी है तब भी प्रोटेक्शन की जरूरत हो सकती है। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर तो आपकी इमीडिएट प्रायोरिटी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। हमने इंश्योरेंस रिजर्व के लिए 2,000 रुपए मंथली रखा था पहले। इसका मतलब है साल का 24,000 रुपए। एक्चुअल प्रीमियम आपकी एज, आपकी हेल्थ, कवर अमाउंट और पॉलिसी कंडीशन पर डिपेंड करता है। एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो यहाँ पर अवॉइड करने की जरूरत है वो ये है, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग को जबरदस्ती एक ही प्रोडक्ट में मत मिलाइए। पहले प्रोटेक्शन की जरूरत को समझिए, फिर प्रोडक्ट को कंपेयर कीजिए। लेट्स टॉक मनी बुक का कोर मैसेज भी यही है कि मनी मैनेजमेंट को रैंडम फाइनेंशियल प्रोडक्ट की शॉपिंग की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक क्लियर फाइनेंशियल सिस्टम की तरह देखना चाहिए। इंश्योरेंस का सही सवाल ये नहीं कि पॉलिसी मैच्योरिटी पर कितना पैसा देगी, सही सवाल है अगर कल को कोई बड़ा मेडिकल बिल आ जाए तो क्या मेरी फाइनेंशियल लाइफ एकदम खराब तो नहीं हो जाएगी, उसके बाद कोलैप्स तो नहीं हो जाएगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। करीब करीब 6,000 रुपए से शुरुआत करनी चाहिए अगर आपकी 50,000 रुपए के आसपास की इनकम है। यहाँ पर वापस से मन के ऊपर आते हैं, उसकी 6,000 मंथली इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। पहला रूल, इन्वेस्टमेंट बिना गोल के शुरू नहीं करना चाहिए। सब लोग SIP कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूंगा, ये गलत है। ये कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है। गोल हो सकता है रिटायरमेंट, 10 साल बाद घर की डाउन पेमेंट करनी है, बच्चों की एजुकेशन है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, या कोई दूसरा लॉन्ग टर्म लाइफ का गोल हो सकता है। दूसरा रूल जो समझने की जरूरत है, अपने टाइम होराइजन को देखिए और रिस्क को समझना। जो पैसा आपको अगले 1-2 साल में चाहिए उसको हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में डालना डेंजरस हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल के लिए डाइवर्सिफाइड मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन उनमें गारंटीड रिजल्ट नहीं होता। एक बिगनर के लिए 6,000 रुपए का सिंपल सा जो स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो ये हो सकता है कि 4,000 रुपए लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाइड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड SIP में डालने चाहिए और 2,000 रुपए रिलेटिवली स्टेबल और गोल एप्रोप्रिएट एलोकेशन में। ये दूसरा हिस्सा प्रोविडेंट फंड हो सकता है, रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है, सुटेबल डेट एलोकेशन हो सकता है, या किसी ऐसे प्रोडक्ट में हो सकता है जिसे आप ठीक समझते हैं। रिसर्च करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट आपकी एज, आपका गोल, रिस्क कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग EPF या डेट सिचुएशन पर ये डिपेंड करता है। किसी फंड का केवल पिछले 1 साल का शानदार रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट करना भी सही अप्रोच नहीं होता, तो बहुत ध्यान से समझ के करना पड़ेगा। वेल्थ आज का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड पकड़ने से नहीं मिल सकती, सही बिहेवियर को लंबे समय तक मेंटेन करने से मिल सकती है। मान लीजिए अमन 6,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता है। अगर लॉन्ग टर्म में उसे लगभग 10% एनुअल रिटर्न मिलता है, जो कि गारंटीड तो नहीं है, लेकिन 20 साल में जो कॉर्पस है उसका करीब करीब 45 लाख के आसपास हो सकता है। लेकिन असल पावर तब आती है जब अमन सैलरी इंक्रीमेंट के साथ अपनी SIP को भी बढ़ाएगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का एक बहुत पावरफुल लेसन है। कंपाउंडिंग को समझना आसान है, लेकिन कंपाउंडिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए पेशेंस चाहिए। लोग SIP शुरू करते हैं, फिर मार्केट गिरते ही पैनिक करने लगते हैं, किसी ट्रेंडिंग एसेट को देखकर स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, हर 6 महीने में बेस्ट इन्वेस्टमेंट ढूंढने लगते हैं और इसी चक्कर में मनी को कंपाउंड होने का टाइम ही नहीं मिलता। वेल्थ एक्साइटिंग डिसीजन से कम और बोरिंग कंसिस्टेंसी से ज्यादा बनती है। हर महीने फिक्स डेट पर SIP जानी चाहिए, ऑटो डेबिट होनी चाहिए। हर साल इंक्रीमेंट के साथ आपकी SIP बढ़नी चाहिए और मार्केट में जो शोर शराबा चल रहा है उससे आप दूर रहो और गोल पूरा होने से पहले अननेसेसरी विड्रॉल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की। ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट है। अब वो 2,000 रुपए की हमने पहले बात की थी जो हम स्किल डेवलपमेंट पर खर्च करेंगे। 50,000 रुपए सैलरी से वेल्थ बनाने का एक लिमिटेशन होता है। आप खर्च कम करते करते एक पॉइंट पर हो जाएंगे। रेंट हमेशा जीरो नहीं हो सकता, खाना बंद नहीं हो सकता, ऑफिस ट्रैवल पूरी तरह बंद नहीं हो सकता, लेकिन इनकम बढ़ाने की पॉसिबिलिटी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। आप ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोच सकते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का एक इंपॉर्टेंट लेसन है, अपनी एबिलिटी टू अर्न को बढ़ाओ गई। आज के समय में इसका मतलब है कम्युनिकेशन, AI टूल्स, सेल्स, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप, सर्टिफिकेशंस, लैंग्वेजेस, नेटवर्किंग, डोमेन एक्सपर्टाइज, बहुत सारी चीजें। 2,000 रुपए का मतलब है साल की 24,000 रुपए। इस बजट से किताबें, कोर्सेज, टूल्स, सर्टिफिकेशंस, वर्कशॉप्स, मेंटोरशिप, ये सब कुछ लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान देती है, कोर्सेज खरीदना स्किल डेवलपमेंट नहीं है, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ना स्किल डेवलपमेंट है। मान लीजिए
अमन कोई मार्केटिंग में जॉब करता है, वो रैंडम कोर्सेज खरीदने की जगह अगले 6 महीने के लिए एक स्पेसिफिक स्किल चुनता है, एक स्किल, डेटा एनालिसिस, एआई टूल, कॉपी राइटिंग वाली स्किल, परफॉर्मेंस मार्केटिंग या कोई प्रेजेंटेशन स्किल। वो सिर्फ वीडियो नहीं दिख रहा है, वो एक रियल प्रोजेक्ट बनाता है, पोर्टफोलियो बनाता है, प्रूफ ऑफ वर्क तैयार करता है कि मैंने क्या क्या काम किया है, फिर प्रमोशन या जॉब स्विच के लिए अप्लाई करता है। अगर एक स्किल उसकी सैलरी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 65,000 कर देती है तो उसकी एनुअल इनकम 1,80,000 बढ़ जाती है। किसी एक्सपेंस को 500 कम करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है अपनी मंथली इनकम को 15,000 रुपए तक बढ़ाना। इसलिए हर लर्निंग परचेज से पहले पूछिए इसका आउटपुट क्या बनेगा, आप कितना ग्रो करोगे, पोर्टफोलियो आपका कितना बेहतर होगा, फ्रीलांस सर्विसेज आप कितनी कर पाओगे, सर्टिफिकेशन कैसे मिल पाएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे हो पाएगी, प्रमोशन आपको कैसे मिल पाएगा। और अगर आउटपुट आपका क्लियर नहीं है तो परचेज को रोक देना सही है। लेकिन कई बार आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत सारी चीजें करें ताकि आप मोटिवेटेड रह सकें। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को ग्रो करती है, स्किल आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को ग्रो करती है। लाइफस्टाइल स्पेंडिंग, रिच जो लाइफ है ना, वो आज भी जीनी जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या वेल्थ बनाने का मतलब है बाहर खाना बंद करना, ट्रैवल बंद करना, शॉपिंग बंद करना, लाइफ को एंजॉय करना बंद करना? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई फाइनेंशियल प्लान इतना स्ट्रिक्ट है कि आप उसे 2 महीने से ज्यादा फॉलो ही ना कर सको तो सस्टेनेबल प्लान ही नहीं ना, यानी फिर उस प्लान का फायदा क्या हुआ? इसलिए हमने 10,000 रुपए लाइफस्टाइल और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए रखे थे, याद है। लेकिन गिल्ट फ्री स्पेंडिंग तभी गिल्ट फ्री है जब इमरजेंसी फंड ट्रांसफर हो चुका है, वो तैयार हो चुका है, वहां पर आ चुका है, एसआईपी कट चुकी है, इंश्योरेंस रिजर्व्स अलग से हो चुके हैं, वो आप निकाल चुके हो, और स्किल डेवलपमेंट बजट भी डिसाइड हो चुका है। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आपने डिसाइड कर लिया क्या करना है मुझे। उसके बाद जो लाइफस्टाइल मनी है उसे एंजॉय करो बिना गिल्ट के। आपको ट्रैवल पसंद है लेकिन ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं, तो क्लोथिंग बजट को कम कर दो, ट्रैवल को बढ़ा दो यार। आपके लिए जिम और हेल्दी फूड इंपॉर्टेंट है लेकिन 4 ओटीटी सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन को कट कर दो, जिम और हेल्दी फूड पर खाना बढ़ा दो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हर इच्छा को मारना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को खुद चूज करना। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक हमें सिखाती है कि रिच दिखना, अमीर दिखना और वेल्दी होना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। एक्सपेंसिव कार दिखाई देती है, लेटेस्ट फोन दिखाई देता है, ब्रांडेड कपड़े दिखाई देते हैं, लेकिन सेव्ड और इन्वेस्टेड मनी बिल्कुल दिखाई नहीं देती। इसलिए वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो इनविजिबल होता है। इसीलिए किसी भी परचेज से पहले एक सवाल पूछो, अगर मैं ये चीज किसी दूसरे इंसान को दिखा ना सकूं तब भी क्या मैं इसे खरीदना चाहूंगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर जवाब है ना तो शायद आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो, आप किसी का अप्रूवल खरीद रहे हो। अब बात समझते हैं ऑटोमेशन की, कि विल पावर को सिस्टम से कैसे रिप्लेस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर ये प्लान थोड़ा ठीक लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अच्छे प्लान्स बनाते हैं, उन्हें फॉलो नहीं करते हैं लोग। इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑटोमेशन। सैलरी आने के 1 या 2 दिन बाद ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दो। 5,000 रुपए इमरजेंसी फंड में ऑटो डेबिट, 6,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में ऑटो डेबिट, 2,000 रुपए इंश्योरेंस में अपने आप कट जाने चाहिए, 2,000 रुपए स्किल डेवलपमेंट में अपने आप चले जाने चाहिए। ऑटो डेबिट लगाओ ना, अपने अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करो ना। इसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल मनी आपके स्पेंडिंग अकाउंट में बचेंगे और कुछ नहीं बचना चाहिए। इससे आपको हर महीने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल बनने का डिसीजन दोबारा नहीं लेना पड़ेगा। आपका सिस्टम आपके बिहाफ पर डिसीजन लेगा। एक सिंपल 3 अकाउंट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा फेमस है जिसको बनाया जा सकता है, जिसको किया जा सकता है। पहला, इनकम अकाउंट जहां पर सैलरी आती है। दूसरा, स्पेंडिंग अकाउंट जहां से बिल्स और डेली एक्सपेंस होते हैं। थर्ड, फ्यूचर अकाउंट जहां पर इमरजेंसी फंड हो और आपके गोल बेस्ड सेविंग रहती है। वहां पर इन्वेस्टमेंट अलग ऑटो डेबिट हो सकती है। यहाँ पर प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, डेली स्पेंडिंग और फ्यूचर मनी को फिक्स मत करो। जब अकाउंट में 50,000 दिखाई देते हैं तो हमारा ब्रेन पूरे 50,000 को अवेलेबल मनी समझने लगता है, लेकिन जब फ्यूचर मनी तुरंत अलग हो जाती है ना तो लाइफस्टाइल नेचुरली रिमेनिंग अमाउंट के अनुसार उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होने लगती है। सैलरी बढ़ रही है, लाइफस्टाइल नहीं बढ़नी चाहिए, वेल्थ रेट को बढ़ना चाहिए। मान लीजिए 1 साल बाद अमन की सैलरी 50,000 से बढ़कर 55,000 हो जाती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नया फोन ले लेंगे, नई बाइक ले लेंगे, नए एक्सपेंसिव कोई डाइनिंग सेट ले लेंगे, फोन को तुरंत अपडेट कर देंगे, घर अपग्रेड कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। इनकम बढ़ती है लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ रही, क्योंकि आपके एक्सपेंस भी उसी स्पीड से बढ़ रहे हैं, कई बार उससे भी ज्यादा स्पीड से। अब यहाँ पर अमन को एक सिंपल सा रूल बनाना चाहिए, हर इनकम का कम से कम 50% इन्वेस्ट होगा। अगर सैलरी 5,000 बढ़ रही है तो 2,500 एसआईपी या किसी लॉन्ग टर्म गोल में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बाकी 2,500 में वो लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इससे लाइफ भी बेहतर होगी, वेल्थ बिल्डिंग की स्पीड भी बढ़ती रहेगी। आज अमन 6,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, अगले इंक्रीमेंट पर वो 8,500 कर पाएगा, फिर वो 11,000 कर पाएगा। वेल्थ बनाने की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी हमेशा परफेक्ट इन्वेस्टमेंट ढूंढना नहीं है। कई बार सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी होती है अपनी सेविंग रेट को और इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लगातार बढ़ाते रहो। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कहती है कि अपनी जो इनकम है उसका हिस्सा अपने पास भी रखना जरूरी
जरूरी है, पहले अपने आप को पे करो। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि टाइम को काम करने दो। आई विल टीच यू टू बी रिच कहती है कि सिस्टम को ऑटोमेट करो, ये बहुत जरूरी है। लेट्स टॉक मनी कहती है कि प्रोडक्ट के पीछे मत भागो, स्ट्रक्चर के पीछे चलो। चारों बुक एक ही डायरेक्शन देती हैं, वेल्थ एक्सीडेंट से नहीं बनती भाई। 5 ऐसी मिस्टेक को भी जान लीजिए जिससे आपका प्लान खराब हो सकता है। पहली मिस्टेक, सेविंग को मंथ एंड पर छोड़ना। मंथ एंड सेविंग का मतलब अक्सर जीरो सेविंग होता है। दूसरी मिस्टेक, इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट को एक ही समझना, ये दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। तीसरी मिस्टेक है, हर गोल के लिए ईएमआई लेना, बहुत गड़बड़ है। फोन पर ईएमआई, हॉलिडे पर ईएमआई, फर्नीचर पर ईएमआई, इसी पर ईएमआई, शॉपिंग पर ईएमआई, ये बहुत ज्यादा गलत है। ईएमआई हमेशा अफोर्डेबिलिटी का प्रूफ नहीं होती, कई बार ईएमआई फ्यूचर प्रेशर का नाम होती है। चौथी मिस्टेक, गारंटीड रिटर्न या क्विक रिच क्लेम्स के पीछे भागना, बिल्कुल बंद कर दो। पांचवी मिस्टेक, सैलरी बढ़ने पर प्लान अपडेट ना करना। अगर सैलरी 50,000 से 70,000 हो गई लेकिन एसआईपी 6,000 ही रही तो बाकी इंक्रीमेंट आपका लाइफस्टाइल में चला जाएगा, तो वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे। इसलिए हर 6 महीने में इसको रिव्यू जरूर करना चाहिए, अपनी इनकम को, एक्सपेंसेस को, इमरजेंसी फंड को, इंश्योरेंस को, इन्वेस्टमेंट्स को, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी सैलरी ग्रोथ प्लान को। इसीलिए अभी क्या जानने की जरूरत है, पहले 12 महीने का एक्शन प्लान आप जान लो कि आपको क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले महीने में क्या करना है ना, मतलब जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब क्या करना है, पिछले 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट निकालो, सारे खर्च को 4 कैटेगरी में डालो, नीड, फ्यूचर, लाइफस्टाइल और वेस्ट। वेस्ट वो खर्चा है जिससे ना आपकी लाइफ बेहतर होती है ना आपका फ्यूचर। मंथ 2 में सैलरी ऑटोमेशन पर सेट कर दीजिए, 5,000 इमरजेंसी फंड, 6,000 इन्वेस्टमेंट, 2,000 इंश्योरेंस रिजर्व, 2,000 रुपए स्किल डेवलपमेंट। मंथ 3 में क्या करना है, हेल्थ इंश्योरेंस और जरूरत होने पर टर्म इंश्योरेंस को भी प्रॉपर्ली रिसर्च करके खरीदो, कवरेज, एक्सक्लूजन्स, वेटिंग पीरियड, क्लेम, इन सबको समझना जरूरी है। मंथ 4 to 6 क्या करना है, इमरजेंसी फंड को एग्रेसिवली बिल्ड करना है, बोनस, इंसेंटिव या फ्रीलांस का कोई भी एडिशनल इनकम आता है उसमें डाल दो। मंथ 7 में क्या करना है, एक स्किल प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए, नई स्किल सीखिए, सिर्फ कोर्स फिनिश नहीं करना, एक मेजरेबल आउटपुट बनाना है। मंथ 8 में क्या करना है, सब्सक्रिप्शंस, फूड डिलीवरी, इंपल्सिव शॉपिंग और ईएमआई का जो लीकेज है उसको रिव्यू करो वापस से। मंथ 9 में क्या करना है, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को लिखो, कौन सा पैसा किस गोल के लिए है और वो पैसा आपको कब चाहिए। मंथ 10 में नॉमिनी डिटेल, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट और बेसिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पूरा ऑर्गेनाइज करके सही से रखिए। मंथ 11 में क्या करना है, अपनी सैलरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाओ, प्रमोशन की, सैलरी नेगोशिएशन की, सर्टिफिकेशन की, साइड इनकम की, जॉब स्विच की, इन सब की स्ट्रेटेजी बनाओ। मंथ 12 पूरे साल को रिव्यू करो, नेटवर्थ कितनी बढ़ी, इमरजेंसी फंड आपका कहां तक पहुंचा, इन्वेस्टमेंट कहां तक पहुंची, इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी। और ध्यान रखना, जब आप इसको मेजर करोगे तो इस बात को भी आप समझ जाओगे, जो चीज मेजर नहीं हो सकती वो कभी इंप्रूव नहीं हो सकती। 3 अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं और रेंट नहीं देना पड़ता तो एक्स्ट्रा पैसा लाइफस्टाइल पे मत उड़ाना। इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके फ्यूचर बिल्डिंग रेट को 30% से बढ़ाकर 40 या 50% तक ले जाना, डिपेंड करता है आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सिचुएशन है। साथ ही घर में अगर फेयर कंट्रीब्यूशन करना है वो भी शुरू कर दीजिए, ज्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप हायर एंड सिटी में रहते हैं और एसेंशियल एक्सपेंसेस 30,000 से नीचे आ ही नहीं रहे तो लाइफस्टाइल बजट को थोड़ा सा कम करना पड़ सकता है। रूममेट्स के साथ, लोकेशन के अकॉर्डिंग या इनकम ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करना पड़ सकता है। ध्यान रखना, बजट रियलिटी से बनता है, ईगो से नहीं बनता। अगर आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड डेट या पर्सनल लोन है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कुछ हिस्सा डेट रीपेमेंट की तरफ रीडायरेक्ट करना थोड़ा सा सेंसिबल हो सकता है, पहले उसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि एक्सपेंसिव डेट आपकी वेल्थ को उल्टे डायरेक्शन में लेकर जाएगा, कंपाउंड भी कर सकता है रिवर्स डायरेक्शन में। इसका मतलब यह है कि 50,000 रुपए की सैलरी का एक ही बजट हर इंसान पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन प्रायोरिटी लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट सेम ही रहना चाहिए। आपका एजेंशन कंट्रोल क्या है, इमरजेंसी प्रोटेक्शन क्या है, हार्मफुल डेट रिडक्शन होना चाहिए, इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्किल ग्रोथ होनी चाहिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। और फाइनली ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अमन के बारे में क्या सोचते हैं। पहले अमन हर महीने 50,000 कमाता था और मंथ के एंड में उसके पास कुछ नहीं बचता था। अब भी उसकी सैलरी 50,000 है, लेकिन सैलरी आने के 48 आवर्स के अंदर अंदर 15,000 रुपए उसके फ्यूचर के लिए मूव हो जाते हैं। उससे समझ में आया कि बड़ी सैलरी बहुत हेल्पफुल है, लेकिन वेल्थ की शुरुआत बड़ी सैलरी से नहीं होती, सही तरीके से होती है। पहले सेव करो, फिर स्पेंड करो, पहले प्रोटेक्ट करो, फिर रिस्क लो, पहले ऑटोमेट करो, फिर एंजॉय करो, पहले स्किल को बढ़ाओ, फिर लाइफस्टाइल को बढ़ाओ। तो 50,000 रुपए की सैलरी आपको ओवरनाइट मिलियनर नहीं बनाएगी, लेकिन अगर आप हर महीने फ्यूचर के लिए पैसा अलग करते हैं, इन्वेस्टमेंट को टाइम देते हैं, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी अर्निंग एबिलिटी को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं, तो यही 50,000 रुपए आपकी वेल्थ जर्नी का पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट बन सकती है। तो इसीलिए याद रखें, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें सिखाती है कि अपनी कमाई का हिस्सा सबसे पहले अपने पास रखो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। लेट्स टॉक मनी सिखाती
सिखाती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं, फाइनेंशियल सिस्टम को बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। आई विल टीच यू टू बी रिच किताब हमें सिखाती है कि मनी को ऑटोमेट करना ज़रूरी है और रिच लाइफ को कॉन्शियसली जीना ज़रूरी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक सिखाती है मनी में इंटेलिजेंस से ज़्यादा बिहेवियर, पेशेंस और ह्यूमिलिटी मैटर करती है। तो ध्यान रखना, आज का वीडियो देखने के बाद आपका पहला स्टेप क्या है? बैंक बैलेंस चेक करना नहीं, अपनी अगली सैलरी डे के लिए इंस्ट्रक्शन लिखना। अगर आपको ये पूरा ब्लूप्रिंट यूजफुल लगा तो कमेंट में जरूर लिखना आई विल पे माई सेल्फ फर्स्ट, और इस वीडियो को उस फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना जिसकी सैलरी हर महीने आती तो है लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ चली जाती है। हम रीडर बुक्स क्लब पर किताबों की सिर्फ समरी नहीं बताते, हम दुनिया की बेस्ट बुक्स को जोड़कर आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और पावरफुल वीडियो में एक और पावरफुल आइडिया के साथ, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किताबों के साथ। थैंक यू सो मच।